खालिद इरफान का लिखा हुआ है, मैं करप्शन की फजीलत को कहाँ समझा था, बहरे जुल्मात को छोटा सा कुआं समझा था, फिर बजट उसने गिराया है हथौड़े की तरह, वो हुकूमत को भी लोहे की दुकान समझा था, ताजमहलों की जगह तुमने बनाई कब्रें, लीडरों हमने तुम्हें शाहजहां समझा था। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कैनवस पर बिखेरे जाने वाले रंग अब रफ्ता रफ्ता एक मंजर में तब्दील होते जा रहे हैं। जो ये सवाल करते थे कि ऐसे मुआशी जंजाल में ये सियासतदान किस तरीके से वोट मांगेंगे, उन्हें वो तरीका दिखाई देने लगा है। जो सवाल करते थे कि हुकूमत गिरा के इन्होंने अपने गले में फंदा क्यों डाला है, उन्हें अब वही फंदा गले का हार लगने लगा। जो सवाल करते थे कि इतनी अवामी मुखालिफत में उनके पार्टी टिकट्स कौन लेगा, उन्हें अब पार्टी टिकट्स के कई नए उम्मीदवार दिखाई देने लगे। जो सवाल करते थे कि ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वालों की तादाद में इजाफे के बाद इनके पास मुआशी खुशहाली का कौन सा बयानिया होगा, उन्हें अब IMF की भीख राम करने लगी है। जो सवाल करते थे कि अगली हुकूमत कैसे बनेगी, तो उन्हें अब चरबा ज़दा हुकूमत बनते दिखाई देने लगी। क्या अजीब दुख है, किस मुल्क के बासी जहां मुखालिफिन को दबाने के लिए गिरावट की किसी भी हद तक जाया जा सकता है और वक्त आने पे उसे ही अपने सर का ताज बनाया जा सकता है। खबर सुनिए कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल हो गए। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि खालिद खुर्शीद अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित नहीं कर सके। खालिद खुर्शीद के खिलाफ रुकने GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर किया था। मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री लंदन की थी और उन्हें GB बार काउंसिल ने वकालत का लाइसेंस जारी किया था, लेकिन लंदन की यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री की तस्दीक नहीं की गई थी। जस्टिस इनायत, जस्टिस जौहर और जस्टिस मुश्ताक पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत की थी और इस केस में हायर एजुकेशन कमीशन, GB बार काउंसिल और GB हुकूमत समेत 6 फरीकैन शामिल थे, जबकि सीनियर वकला ने अदालत की मुआवनत की। अदालत ने आज समाअत मुकम्मल करके कुछ देर का वक्फा लिया और बाद में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया। ये कैसा निज़ाम है? पहले से क्या तस्दीक नहीं की जाती? वज़ीर आला के मनसब तक पहुँचने वाला शख्स बग़ैर तस्दीक शुदा डिग्री के किस तरीके से पहुँच सकता है? क्या पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि किसी की भी जाली डिग्री के हक़ाइक़ पास मौजूद रखो और फिर वक्त आने पर उसे नाअहल करवा दो? क्या पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि कोई भी जाली डिग्री होल्डर रुकने असम्बली बने, फिर सूबे का वज़ीर आला बन जाए, सूबे के उमूर चलाता रहे और बाद में जाके मालूम पड़े कि ये तो शख्स ही नाअहल था? ये है पाकिस्तान का निज़ाम। यहाँ पे जुगाड़ सिस्टम के तहत हुकूमत चलाई जाती है। और अब आप ये देखिए कि पहले तस्दीक नहीं की जाती और फिर उसे तुरप के पत्ते के तौर पे रखा जाता है। इस पूरे अरसे के दौरान जब गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद की हुकूमत काम करती रही, तो किसी को ये ख्याल ना आया कि वज़ीर आला की डिग्री जाली है। किसी को ये ख्याल ना आया कि सूबे के अंदर जितने तरक्याती काम हो रहे हैं ये एक नाअहल शख्स के हाथों हो रहे हैं। किसी शख्स को ये ख्याल ना आया कि सूबे के अंदर अगर बदहाली होगी तो एक नाअहल शख्स के हाथों होगी, और वही नाअहल शख्स अगर मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठा है तो कितने लोगों की नाअहली की वजह से बैठा। किसी को कोई ख्याल ना आया। लेकिन जब सियासी नज़रियात ज़्यादा मुखालिफ हो गए, जब आपको ये लगने लगा कि ये शख्स सियासी मुखालिफत में अपनी जगह से हटने वाला नहीं है, जब आपको ये लगने लगा कि इसके नज़रियात आपके मुताबिक नहीं होने वाले, जब आपको ये लगने लगा कि ऑफर के बावजूद ये अपनी जमात में शामिल नहीं होगा, तो उसी फिर जाली डिग्री को बतौर तुरप का पत्ता इस्तेमाल किया गया और अदालत की तरफ से नाअहल करवा दिया गया। मैं अदालत के किरदार पर सवाल नहीं उठा रहा। ऐन मुमकिन है डिग्री जाली होगी, ऐन मुमकिन है जितने शवाहिद पेश किए गए वो सारे के सारे सच होंगे, ऐन मुमकिन है कि एक नाअहल शख्स बरसरे इक़्तिदार बैठा होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो तब तक आपके लिए काबिल बर्दाश्त था जब तक वो आपके नज़रियात के ज़्यादा मुखालिफ नहीं था। वो तब तक आपके लिए काबिल बर्दाश्त था जब तक आपकी तरफ से की गई ऑफ़र का जवाब नहीं आया। वो तब तक आपके लिए काबिल बर्दाश्त था जब तक आपको ये लगा ये सिस्टम के अंदर
तोड़ फोड़ नहीं करेगा। जब तक आपको यह लगा कि अगर हम तोड़ फोड़ करना चाहते हैं ये साथ नहीं देगा, तो तब आपके लिए वो शख्सियत नाहिल हो गई। अब गिलगित बल्तिस्तान की जरा सियासी सूरत हाल देखिए। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आला को मुशावरत के लिए तलब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर से अहम मामलात पर मुशावरत करेंगे। तो यहाँ सवाल बनता है कि इस वक्त अक्सरियत किस जमात की है, किस जमात की अक्सरियत है और कौन वहाँ पर वावेला मचा रहा है। यानी आपकी देखिए कि हमारा डिस्प्यूटेड एरिया था आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वहाँ पर अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत के बावजूद भी वहाँ पर हुकूमत जो दूसरी बनाई गई, एक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के नतीजे में वहाँ से असम्बली से बाहर किया गया, तो उसके बाद हुकूमत बनी तो PTI की नहीं बनी, हुकूमत बनी तो नून लीग के तय करदा एक शख्सियत की बनी, और जिसको PTI की हिमायत भी हासिल नहीं थी। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। यानी अक्सरियती पार्टी के निज़ाम में यहाँ पे लूप होल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी सियासत चमकाने का ये तरीका मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं तो आपको 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 80 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 150 के करीब जमातें रजिस्टर्ड तौर पर मिलेंगी। तो जब इतनी जमातें एक मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ अपना तकाबुली जायजा बयान नहीं कर सकते। जहां पर 2 पार्टी सिस्टम होता है, पता चलता है कि ये हुक्मरान जमात है, ये अपोजिशन जमात है, इसकी ये क्रेडिबिलिटी है, इसकी ये डिसक्रेडिबिलिटी है, इसके हिस्से में ये क्रेडिट आता है और इसके हिस्से में ये डिसक्रेडिट है, इसकी इतनी अहलियत है और ये इतनी नाहिल है। तमाम तरह हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए वहां पर मनाज़रे करवाए जाते हैं, मुबाहसे करवाए जाते हैं, हर कोई अपनी कारकर्दगी बयान करता है, फिर उसके बाद फैसला होता है कि इस पार्टी की हुकूमत होगी या इस पार्टी की हुकूमत होगी। पाकिस्तान में क्या होता है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी यही होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मॉडल इस वक्त तरतीब पा रहा है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को नाअहल करवाने के बाद अब कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की जो हिमायत में मौजूद थे उन्हें अपनी तरफ कर लिया जाएगा। ये उसी जमात के अंदर से कोई नया वज़ीर आला नहीं आएगा, ये दीगर जमातों के अंदर से वज़ीर आला आएंगे। और वो किस तरीके से आएंगे, सोचिए कि क्या किसी नए सिंध हाउस की एपिसोड चलेगी। बोरियों के मुंह खोले जाते हैं, लोगों को लालच दिया जाता है। ये पाकिस्तान का निज़ाम सियासत है। हम बात करते हैं निज़ाम इंसाफ में तब्दीली की, निज़ाम सियासत में तब्दीली की, निज़ाम मुआश में तब्दीली की, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो किसी बड़ी शख्सियत को राम करने के लिए, किसी अशराफिया को राम करने के लिए, हुक्मरानों को राम करने के लिए, मखसूस तबके को राम करने के लिए, अपनी आल औलाद को नवाजने के लिए, अपने अजीज़ो अकारिब को नवाजने के लिए और उन्हें हुकूमत में एडजस्ट करने के लिए। ये है पाकिस्तान की सियासत। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा वोट जो है वो तब्दीली का फैसला करता है, हमारा वोट जो है वो हक हुक्मरानी को साबित करता है। ऐसा कतई तौर पे नहीं। साबित करती है तो कब्रों की सियासत करती है, साबित करती है तो सड़कों की सियासत करती है, साबित करती है तो देखो देखो कौन आया, या आई एक पार्टी आई, या कल भी कोई जिंदा था, आज भी शायद जिंदा है कि सियासत करती है। ये हमारे अमाल नहीं करते, ये हमारा दिया गया वोट फैसला नहीं करता। ये हुक्मरान करते हैं, ये अशराफिया करते हैं। ये अपने हरमों में बैठ के ये तमाम अशराफिया ज़ादे ये हमारे ऊपर अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ को मुसल्लत करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि ये फैसला है, ये मंजरनामा है, ये कैनवस है और इस पे जो तख्ती लिख दी गई है वही तुम पढ़ोगे, इस पे जो मंजर बना दिया गया है वही तुम देखोगे, ये जो अल्फाज तुम्हें दे दिए गए हैं यही तुम बोलोगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत का खात्मा होने वाला है और उधर कायम मकाम सदर ममलिकत सादिक संजरानी ने जजेस की तनख्वाहों का ऑर्डर 2023 जारी कर दिया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,189 रुपये माहाना होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना होगी।
जजेस की तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है। जजेस की तनख्वाहों से मुतल्लिक सदारती ऑर्डर पर वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत की है, जिसमें बताया गया कि जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक सदारती ऑर्डर 2023 के तहत चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,885 रुपए का इजाफा हुआ और दीगर जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपए का इजाफा हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस तनख्वाह 2022 के ऑर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपए थी, जबकि 2022 के ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 9,67,636 रुपए थी। चंद हफ्ते पहले पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तनख्वाह वसूल करने में पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में सदर, वजीर आजम और जजेस की ग्रॉस सैलरी की तफसीलात पेश की गई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया था कि सदर ममलिकत की तनख्वाह 8,96,550 रुपए, वजीर आजम की तनख्वाह 2,01,574 रुपए, विफाकी वजीर की तनख्वाह 3,38,125 रुपए, मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह 1,88,000 रुपए, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 15,27,399 रुपए। चेयरमैन पीएसी ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 14,70,711 रुपए है, जबकि ग्रेड 22 के विफाकी ऑफिसर की तनख्वाह 5,91,475 रुपए। उस वक्त बातें की गई, ख्वाजा आसिफ उठे, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आए, बोलते रहे, बोल बोल के उन्होंने ये बताया कि सारा माल तो ये कमाते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो ये लेते हैं और हमें क्या मिलता है, तनख्वाहें ये लेते हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उठी और उन्होंने कहा कि जजेस को यहां पे बुला के हिसाब लिया जाएगा, उनकी आमदन के जराए पूछे जाएंगे और उसका तकाबुली जायजा बयान किया जाएगा। नोटिस जारी होते रहे कि जजेस पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके जवाब देंगे, लेकिन आज फैसला यह हुआ कि तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। तो आज ये माने कि आपने सरकारी तौर पे चीफ जस्टिस को और तमाम जस्टिस साहिबान को रिश्वत ऑफर की है, माने इस बात को। बसूरत दीगर आप अपने उस बयान के ऊपर माफी मांगे जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठकर दिए गए। आप पीएसी की मीटिंग के अंदर जो बातें की गई उस पे माफी मांगे। जजेस पे बोहतान तराजी आपने की, अब उनकी मुराद पे आप बोलते रहे और अब उनकी मुराद में इजाफा करने पे आप ये बात करते हैं कि बुनियादी तौर पे तनख्वाहों में इजाफा हुआ। आप तो एहतसाब करने का ऐलान कर रहे थे, तो अब की बार बताइए कि एहतसाब के ऐलान के साथ साथ ये मूड में तब्दीली किन वजूहात की बुनियाद पे आई है। सदर यहां पर मौजूद नहीं है, इजलास मुलतवी कर दिए जाते हैं और धड़ाधड़ समरियों और कानून साजियों पर दस्तखत होते जा रहे। माजी में आप ही ये कहा करते थे कि सदर हाउस जो है, प्रेसिडेंट हाउस, उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। आप ही ये कहा करते थे कि हर मामले के ऊपर यहां से ऑर्डिनेंस जारी हुआ। आप ही ये कहा करते थे कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर मामलात को वहां पे बहस मुबाहिसे की नजर करने की बजाय आप सिर्फ हुक्म सादर करते हैं। आप ही ये कहते थे कि जमहूरी निजाम में यह अमल रुकावट बनता है। आप ही ये कहते थे कि इस पे सदर का एहतसाब होना चाहिए। आप ही ये कहते थे कि इस पे सदर का मुआवजा होना चाहिए। आप ही ये कहते थे कि इस पे सदर के खिलाफ रेफरेंस लाना चाहिए। और अब जब सदर ममलिकत पाकिस्तान से बाहर हैं तो कायम मकाम सदर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौजूद हैं, तो आप धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत करवाते जा रहे हैं। ऐसे वक्त के अंदर कि जब आप ही की अपनी अक्सरियत मौजूद है, ऐसे वक्त के अंदर कि जब आपको नाम निहाद ऑपोजिशन दरकार है, ऐसे वक्त के ऊपर कि जब आपकी मुखालिफत भी नहीं हो रही, तब भी आप तमाम सूबाई असम्बलियों या कौमी असम्बलियों के मेंबर्स के साथ बात करना गवारा नहीं कर रहे और आप एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब चला रहे हैं और आप अपनी मर्जी के तहत वहां से फैसले सादिर कर रहे हैं। वो करते रहे तो वो गलत थे, आप करते रहे तो आप हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और आप पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है, ये भी नहीं मालूम कि हवा किधर को चलेगी। ये अपने खोदे गए घड़े में खुद गिरते हैं, तब चीखते हैं, फिर चिल्लाते हैं। इन्हीं का कहना है, मैंने नहीं कहा। हमारे वजीर आजम ने कहा कि नैब एक अकूबत खाना है और खुदा किसी दुश्मन को भी उस अकूबत खाने में न रखे। साबिक वजीर आजम ने कहा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, कि नैब को तो बंद होना चाहिए, यह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता। इनके तमाम वज़रा ये बातें करते रहे और अब चेयरमैन नैब के इख्तियारात में मजीद तौसी कर दी गई। अब आपको यह लगता है कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात में तौसी कर दी गई है तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आप इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं। जितनी भी जमातें बरसर इक़्तिदार
होने के बाद जब अपोजिशन का किरदार अदा करती हैं, उन्हें तमाम इदारों में खामियां दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। उन्हें पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ बुरा लगने लगता है, उन्हें पाकिस्तान का निज़ाम कानून बुरा लगने लगता है, उन्हें पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन का निज़ाम बुरा लगने लगता है, उन्हें पाकिस्तान का निज़ाम मुआश बुरा लगने लगता है, उन्हें किसी भी इदारे का फाल होना बुरा लगने लगता है, उन्हें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बुरी लगने लगती है, उन्हें किसी को दी गई तौसी बुरी लगने लगती है, उन्हें नैब का इदारा बुरा लगने लगता है, उन्हें किसी की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दिखाई देने लगती है। सवाल यह पैदा होता है कि जब आप बरसरे इक्तदार थे तब आपकी आंखों पे किसने पट्टी बांध रखी थी? जब आप बरसरे इक्तदार थे तो किस रस्सी को थाम रखा था कि जिसके ढीली होने का आप इशारा देख रहे थे? आप उस वक्त अपने मफादात को छार रखते हैं और बाद में आपके मफादात को छार होते हैं। चीजें इसी तरीके से तब्दील हो जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हमें यह भी नहीं समझ आता कि मौजूदा सूरत हाल में जाना किधर को है, बयान क्या करना है। पीटीआई के दौर में 29 अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई गई और सजाएं जो सुनाई गई वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। ये दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब की जानिब से दायर की गई, आर्टिकल 184(3) के तहत यह दायर की गई। दरखास्त में वफाक, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फरीक बनाया गया। साबिक DGISI फैज़ हमीद, जज एडवोकेट जनरल जैक ब्रांच और 4 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार भी फरीक बनाए गए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि पीटीआई दौर में 25 शहरियों को फौजी अदालतों से दिलवाई गई सजाएं खत्म की जाएं। अदालत करार दे कि चेयरमैन पीटीआई जनरल रिटायर्ड बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालत करार दे कि इन तीनों अशखास ने खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किए रखा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 29 शहरियों को गैर कानूनी तौर पर सजाएं सुनाई गई। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जैक ब्रांच से 29 शहरियों को दी जाने वाली सजाओं का रिकॉर्ड तलब किया जाए। हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सजाएं पाने वालों और ज़ेर इल्तवा मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया जाए। दरखास्त में कहा गया कि 2020 में एक शहरी को सजाए मौत और एक को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। दीगर मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों ने 5 से 10 साल तक सजाएं सुनाई। अब हमें यह समझ नहीं आता कि जवाज क्या बनाया जा रहा है। पहले एक मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है, वहां पे मामला यह है कि फौजी अदालतों में केसेस चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। हमारी दूसरी अदालतों से अगर केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल हुए हैं तो किन वजूहात की बुनियाद पे हुए, लेकिन वो जिस तबके की जानिब से वहां पर दरखास्तें दायर की गई हैं कि फौजी अदालतों में केसेस ना चलाए जाएं, उसका ताल्लुक मौजूदा अपोजिशन से है। अब हुकूमत इस बात को मानती है कि ये केसेस फौजी अदालतों में चलाए जाने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन निज़ाम जो है वो कमज़ोर है। अगर ये यहाँ रहेंगे तो हकायक मसख किए जाएंगे और हकायक मसख होने के बाद ये लोग रिहा हो जाएंगे, करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी। अगर ये फौजी अदालतों में जाएंगे तो फैसले बरहक होंगे, इसलिए इन्हें सजाएं मिलेंगी और एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। अब ये दो मामला जाते हैं, या तो ये हैं कि जो फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं या ये हैं जो फौजी अदालतों के हक में हैं। अब अगर ये वाले हैं जो इधर हैं जिन्होंने दरखास्तें दायर कर रही हैं, जिनकी वसातत से दरखास्तें दायर की गई, तवस्सुत से की गई, चेयरमैन पीटीआई भी फरीक हैं उस दरखास्त में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, अब वो फौजी अदालतों के मुखालिफ दरखास्त थी। अब इसमें बात ये की जा रही है कि जो पहले फैसले किए गए इनको भी रगड़े। अब ये तीसरा फरीक कौन बीच में आ गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ या तो हाँ होती है या ना होती है। खामोशी जो इख्तियार कर ली गई है वो खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं साबित होगी। पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है? अगर आप आज से 2 साल पहले किसी से पूछते कि आने वाली हुकूमत किसकी बनेगी, आप 2 साल पहले किसी से पूछते कि ये शख्स जो है, ये जो वफाकी वजीर है, आने वाले दिनों में किस पार्टी को नवाजा जाएगा या किस पार्टी को प्यारा हो जाएगा या अपना घोंसला कब तब्दील करेगा, कितना बड़ा तबका तब्दील कर लेगा, इलेक्टेबल्स की सियासत क्या होती है, ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तमाम तर फैसले कहां से होते हैं, पार्लियामेंट की बजाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर कायम की गई है तो उसके पीछे मंतिक क्या है, तो सबके पास जवाबात मौजूद थे। लेकिन मौजूदा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और यह अहद वो है कि आप अगले घंटे की पेशीन गोई नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि इस वक्त जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो पाया तकमील तक भी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दुबई के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, फैसला क्या हुआ? 0/0। यही नहीं तय हो सका कि सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, तो अगले वजीर आजम का क्या तय होना। ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम वोटों की सियासत की बजाय बड़े सिर्फ बैठ के ये फैसला करते हैं कि वजीर आजम तुम्हारा आएगा या हमारा आएगा, यहां पे सीट एडजस्टमेंट कर लो। माजी के अंदर हम एक दूसरे के पेट फाड़ने और सड़कों पर घसीटने का ऐलान करते रहे, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर बगलगीर हुए बैठे हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुतान तराजी की सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक शख्सियत रिलीफ लिए बैठी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या फैसले से पहले आपको उंगली उठानी चाहिए? फैसला सुन लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला
कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाया है और ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल पे दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पे फैसला करे और ट्रायल कोर्ट के फैसले चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पे मुस्तरद किए गए। दरखास्त में कहा गया था कि सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई का केस चला रही है वो केस काबिल समाअत ही नहीं है। तकनीकी बुनियादों के ऊपर ये एतराज़ात उठाए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ने ये शिकायत दर्ज कराई जबकि वो मजाज अथॉरिटी नहीं। अगर मजाज अथॉरिटी शिकायत दर्ज कराए तो ही सेशन कोर्ट को ट्रायल का इख्तियार है। ये याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ ही चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए तोशाखाना केस के खिलाफ दरखास्त ने दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की पटिशन दायर की थी। दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। दरखास्त में चीफ जस्टिस से चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से सुनने से माजरत करने की इस्तदा की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने अगस्त 2022 में अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा करवाया था जिसमें उनकी नाअहली की दरखास्त की गई थी। अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जमा करवाया गया जवाब दुरुस्त नहीं था और ये करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस रहे हैं। इनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा था कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। लेकिन यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि जब आप किसी की अंधी तकलीद कर रहे हो, मैं किसी की अंधी तकलीद करने का रवादार नहीं हूं, ना इसका पैरोकार हूं। अगर कोई गलत है तो जबान खोलनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हाँ, यहां पे हुदूद व क़यूद को मुक़य्यद किया जाता है और वो जो कैद है उसी कैद के अंदर कितने बरसों गुजर जाते हैं ये एक अलग मामला। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात की जाती थी कि आपको बतौर जज हम नहीं मानते या आप पे एतराज़ है, आपको बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए, उस वक्त बातें ये होती थी कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर आप कदगन लगा रहे हैं, एक सिटिंग जज के किरदार के ऊपर आप बात उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और एक मुल्जिम अपनी मर्जी का जज नहीं कर सकता, उसके पास इख्तियार नहीं है कि जज की सवाबदीद है कि वो अलहदा होता है या नहीं होता। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने, एक बहुत बड़े तबके ने हिमायत की कि ये मौक़िफ़ ठीक है कि जज को आप बेंच से अलहदा नहीं कर सकते सिर्फ एक मुल्जिम के कहने के ऊपर। तो अब की बार ये जो दरख्वास्त दी गई तो इस पर भी कुछ सोचना चाहिए कि क्यों दी गई। फैसला आने दें, फैसला आने के बाद फैसला कीजिए। आप किसी और फॉरम के ऊपर उसे चैलेंज कीजिए, आपके पास बेशुमार फॉरम्स मौजूद हैं। अगर आप ये समझते हैं कि तमाम फॉरम से आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो ये आपके लिए अलग मामला है। पाकिस्तान के अंदर कारोबार कैसे बेहतर हो रहा है, सियासी मंजरनामा कारोबार के साथ किस तरीके से रिलेट हो रहा है। जिस तरीके से हमारी सियासत परागंदा हुई है उसी तरीके से मईशत को भी परागंदा किया जा रहा है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसमें पीर के रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 2246 पॉइंट्स रिकॉर्ड इजाफे के साथ 43,899 पे बंद हुआ और उसके साथ साथ अपर कैप लगाना पड़ा, मार्केट को बंद करना पड़ा, कुछ देर के लिए शेयर्स के कारोबार को रोकना पड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कल कमी वाक़ई हुई थी और डॉलर 5 रुपए तक सस्ता हुआ और 285 रुपए का हुआ। आज मंगल के रोज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में रुपए के सामने डॉलर नीचे गिरा और कारोबार शुरू होते ही डॉलर की कीमत में 7 रुपए 71 पैसे कमी हो गई, जिसके बाद डॉलर 277 रुपए 78 पैसे पर फरोख्त हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मजीद कमी हुई और डॉलर मजमूई तौर पर 10 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर 275 रुपए 56 पैसे का हो चुका है। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर 10 रुपए 55 पैसे सस्ता हुआ 275 रुपए तक पहुंच चुका है। इससे पहले कारोबारी सेशन में डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पे बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर 10 रुपए सस्ता हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को 298 रुपए 93 पैसे तक था, जबकि ओपन मार्केट में 30 मई को 312 रुपए तक जा पहुंचा था। लेकिन अब ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए तक हो चुका है। डॉलर की गेम क्या? सवाल ये पैदा होता है, IMF के साथ अभी हमारा स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ है, IMF की जानिब से अभी हमें डॉलर्स मुंतकिल नहीं हुए, ना ही UAE ने डॉलर्स मुंतकिल किए हैं, ना ही चाइना ने किए हैं, ना ही सऊदी अरब ने किए हैं, ना ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किए हैं, ना ही इस्लामी तरक्याती बैंक ने किए हैं, ना ही किसी और मुल्क से आए। अभी सिर्फ एक बात हुई है कि हां आपके साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो गया। 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बैठेगा, वो फैसला करेगा कि आपको 1.1 बिलियन डॉलर्स की जो एड की पहली किस्त देनी है वो देनी है या नहीं देनी। अभी ये बातें हुई। उसके बाद डॉलर की कीमत में कमी किस तरह वाकई हो गई, क्योंकि हमें IMF ये कहता है कि डॉलर की कीमत का तायुन मार्केट करेगी।
अब मार्केट किस तरीके से करती है, वो आपके ज़खायर के ऊपर करती है कि आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं। ज़खायर तो हमारे उतने ही हैं। अब उतने ज़खायर के बावजूद ये डॉलर की कीमत कैसे कम हो गई, ये एक बड़ी गेम है, समझने की ज़रूरत है। वो लोग जिन्होंने डॉलर अपने घर के अंदर स्टॉक करके रखे थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखी थी, अब उनके अंदर एक बात फैलाई गई, उन्हें मंजरनामा वज़ा होने लगा। मुख्तलिफ माशी तज्जियाकार जो सो कॉल्ड है, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो माशी तज्जियाकार नहीं है, हुकूमत के इंजेक्ट करदा है। हुकूमत से मुराद उस माफिया के इंजेक्ट करदा है, ये जो डॉलर की हेर फेर करते हैं और मईशत की उथल पुथल के अंदर किरदार अदा करते हैं। उनको ये बातें पहुंचाई गई कि IMF के साथ डील हो गई, सऊदी अरब भी पैसे भेजेगा, दूसरी तरफ से भी पैसे आएंगे, बिलियन डॉलर्स हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत को देखते हुए डॉलर आ जाएगा नीचे, इसलिए तुम्हारे पास जो डॉलर पड़ा हुआ है मार्केट में वापस फेंक दो, पैसा उठा लो, ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान बर्दाश्त अब कर सकते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद हुए तो वो नुकसान नहीं होगा, वो तो कंगाल हो गए। इसलिए अवाम ने वापस डॉलर जो है वो मार्केट में फेंकना शुरू कर दिया। अब डॉलर मार्केट में आया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत कम हो गई है और ये कम होती और भी नीचे जाएगी। अभी जब उधर से पैसे आएंगे तो कयास आराई ये की जा रही है 240 रुपए तक चली जाएगी। अब जब ये 240 रुपए तक जाएगी तो वही माफिया जो अभी ये कह रहा है कि आप डॉलर वापस मार्केट में फेंक दो, इसकी कीमत नीचे आएगी, वही माफिया खुद डॉलर वहां से उठाएगा, भारी तादाद में डॉलर वहां से उठाएगा। क्योंकि मंजरनामा आगे ये है कि साल के आखिर पे आपने बैरूनी अदायगियां करनी है, 6 से 7 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं। अगले साल आपने 21 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं, जो सिर्फ सूद की मद में अदायगियां हैं। आपने कर्जाजात की वापसी के लिए किस्तें अदा करनी है। तो उनको ये पता चलेगा कि जब आप इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी जो है उसे हटा रहे हैं, इंपोर्ट की मद में भी डॉलर बाहर जाएगा, बैरूनी अदायगियां करनी है, डॉलर बाहर जाएगा, तो ये कुछ लम्हे के लिए ये जो सकूत तारी हुआ है, इसी सकूत का फायदा उठाइए, 240 के ऊपर डॉलर उठाइए, बाद में 325 पे जाएगा तो फिर बेचिए। ये पाकिस्तान का माशी मंजरनामा। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी अकल बूझ है, कोई समझ है, फहमो फरासत है, तो वो फैसले कीजिए जो माजी से हट के मुख्तलिफ हों। अगर आप ये कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए और मुल्क को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, मिल के बात करें, दस्तखत करें, जबान से ना फिरें, तब पाकिस्तान तब्दील हो सकता है। नहीं तो ये जुगाड़ सिस्टम है, ये छू मंतर है और जादू इस वक्त जिसको आता है वो चुटकी बजाएगा, मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। ये चुटकियों में आपको 3 हफ्ते मंजरनामा तब्दील दिखाई देगा और फिर उसके बाद चुटकी में 1.5 साल का मंजरनामा आप पे मुसल्लत होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।